हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर विलेज, टाउन एंड ट्रेडर्स। ठीक है, तो विलेज और टाउन के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। इसका जो है पार्ट 1 और 2 चैनल पर जा चुका है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको देखना है। ठीक है, तो चैनल पर सर्च कीजिएगा, आप लोग लिंक देख लीजिएगा। लिंक के थ्रू आप जो है सर्च कर सकते हो। विलेज और टाउन्स के बारे में मैंने उसमें बताया है, लेकिन जो अब थर्ड पार्ट आया है उसमें ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में बताया जाएगा। चलिए इस पार्ट को शुरू कर लेते हैं। यू हैव रीड अबाउट द नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। आपने जो है ये पार्ट 1 और 2 में पढ़ाया गया है। आपने जो है पढ़ा है कि नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में पढ़ा है। दिस फाइन पॉटरी, ये जो फाइन पॉटरी है यानी बर्तन है जो ये मिला है पॉटरी, स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। तो ठीक है, तो ये सब कॉन्टिनेंट से जो है बाउल्स मिले हैं, कुछ कुछ प्लेट्स मिली हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर। तो बहुत अच्छी पॉटरी मिली है, जैसे कि वो नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर मिला था ना, ऐसे ही पॉटरी मिली है। तो हाउ डू यू थिंक इट रीच दिस प्लेसेस। तो आप क्या सोचते हो कि यहाँ तक कैसे पहुँचा गया था। ट्रेडर्स मे हैव कैरीड दैम फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वर मेड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस। तो ट्रेडर्स जो थे मे हैव कैरीड देम फ्रॉम द प्लेसेस, तो वो वहाँ उस स्थान तक कैसे गए वेयर दे वर मेड, जहाँ पर वो बना था, एंड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस, और वो वहाँ से उधर से इसको दूसरे स्थानों पर लेकर आए। तो मतलब ट्रेडर्स के बारे में बताया है। ट्रेडर्स मीन होता है व्यापारी। ट्रेड मीन्स व्यापार एंड ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी। तो ट्रेडर्स ने ये काम किया। ठीक है, तो जहाँ पर ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर ये मिली थी पॉटरी, तो ट्रेडर्स ने वहाँ से उसको उठाया है ना। तो वो पहले वो वहाँ पर पहुँचे, उसको लिया और वहाँ से वो दूसरे देशों में पहुँचाया उन्होंने। तो ये ट्रेडर्स का काम था। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड। साउथ इंडिया जो है गोल्ड के लिए फेमस था। स्पाइसेस स्पेशली पेपर, ठीक है, किस किस के लिए फेमस था, सॉरी, गोल्ड के लिए, इस मसालों के लिए, जैसे कि स्पेशली पेपर, काली मिर्च हो गई, एंड प्रीशियस स्टोन्स, और कीमती पत्थर। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर। और जो पेपर की जो कीमत थी वो सबसे ज़्यादा रोमन एम्पायर में थी। तो ये वहाँ से साउथ इंडिया से रोमन एम्पायर में जाती थी। सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड, इसीलिए उसको वहाँ पर ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर ब्लैक पेपर की, तो रोमन एम्पायर में, इसीलिए उसको वहाँ पर ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था। सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाय लैंड इन कैरावेंस। तो जो ट्रेडर्स थे तो वो इन जो ये सामान है ना, जो पेपर थी, ब्लैक पेपर थी, या फिर ऐसा और भी सामान जो शिप्स में भर भर कर लोड कर जो है रोम में पहुँचाते थे, जैसे कि शिप्स के थ्रू ले गए, या फिर वो समुद्र को पार करके वो जो है रोम में पहुँचाते थे, या फिर अगर वो लैंड से जा रहे हैं, बाय लैंड जा रहे हैं, तो कैरावेंस में भर भर के लेकर जाते थे। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मैनी, इस तरीके से जो है बहुत सारा व्यापार जो है चलता था। रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। उसी तरीके से साउथ इंडिया में जो है रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। जैसे यहाँ से तो ब्लैक पेपर जाता था, उधर साउथ इंडिया से रोम में जाता था, और साउथ इंडिया से जो है कॉइन्स मिले थे, जो गोल्ड कॉइन्स मिले हैं रोमन में, रोमन गोल्ड कॉइन्स, सॉरी, वो रोमन के हैं, तो वो साउथ इंडिया में मिले हैं। तो इस तरीके से ही वो शायद व्यापार होता होगा। ट्रेडर्स जो जाते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान पहुँचाते थे। अब यहाँ पर एक पोएम दे रखी है ट्रेड के बारे में। वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन द संगम पोएम्स। हमें संगम पोएम्स में बहुत सारे ट्रेड के एविडेंस मिले हैं, सबूत मिले हैं। हियर इज द वन विच डिस्क्राइब्स द गुड्स ब्रॉट इनटू पुहार एंड इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ डिस्क्राइब्स किए गए हैं सामान को, कि किस तरीके से पुहार में सामान आता था, खरीदा जाता था, एंड इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्ट, जो कि ईस्ट कोस्ट का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था। तो हियर आर ब्रॉट, जैसे कि स्विफ्ट प्रेंसिंग हॉर्सेस बाय सी इन शिप्स, कुछ जो है स्विफ्ट चमकीले और जो फुर्तीले घोड़े जो है देखे गए हैं समुद्र में, शिप्स में जाते जाते। बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स, ठीक है, काली मिर्च जो है गाड़ियों में भर भर कर जाती थी। जेम्स एंड गोल्ड बॉर्न इन द हिमालयाज, जो कि हिमालयाज में जेम्स और स्वर्ण होता है, पैदा होता है हिमालयाज में, तो वो वहाँ से जाता होगा। सैंडलवुड बॉर्न इन द वेस्टर्न हिल्स, वेस्टर्न हिल्स में सैंडलवुड पैदा होती है, चंदन की लकड़ी। द पर्ल्स ऑफ द साउथर्न सीज, उसी तरीके से साउथर्न सीज में मोती मिलते हैं। एंड कोरल फ्रॉम द ईस्टर्न ओशन, और ईस्टर्न ओशन में कोरल्स मिलते हैं। द यील्ड ऑफ द गंगा एंड द क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी, इसी तरीके से गंगा और कावेरी के तट पर जो फसलें होती हैं तो वो वहाँ से जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती थी। फूड स्टफ फ्रॉम श्रीलंका, पॉटरी फ्रॉम म्यांमार, इस तरीके से श्रीलंका से खाने का सामान जाता था, और पॉटरी, और म्यांमार से पॉटरी जाती थी। एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट, इस तरीके से जो सारा सामान था वो इम्पोर्ट्स किया जाता था।
ठीक है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर मेंशन्ड, व्हाट वुड दे बी यूज्ड फॉर। तो आपको एक लिस्ट बनानी है जो कि मेंशन की गई है, तो कि किस तरीके से वो सामान ले लेकर जाते थे और क्या क्या सामान वो वहाँ पर यूज़ करते थे, क्या क्या सामान वहाँ यूज़ होता था। ट्रेडर्स एक्सप्लोर सेवरल सी रूट्स, ठीक है। तो ट्रेडर्स ने क्या करा था, सेवरल सी रूट्स, बहुत सारे समुद्री रास्ते जो थे एक्सप्लोर किए। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, कुछ जो थे कोस्ट से फॉलोज करते थे वो। देयर वर अदर्स अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, उसमें से कुछ जो थे वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करके जाते थे। वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून विंड्स टू क्रॉस द सीज मोर क्विकली, जिससे क्या होता था, जो सेलर्स थे वो जो समुद्री हवाएं चलती हैं मानसून विंड्स का अच्छे से फ़ायदा उठाते थे, जिसकी वजह से जो वो समुद्र को आसानी से पार कर पाते थे। सो इफ़ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। इसीलिए अगर उनको, जैसे वो जाना चाहते थे कहाँ पर, सो इफ़ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट, अगर उनको वेस्टर्न कोस्ट जाना होता था, सब कॉन्टिनेंट में, वेस्टर्न कोस्ट के सब कॉन्टिनेंट में जाना होता था, तो वो अरेबिया में जैसे ईस्ट अफ्रीका से अरेबिया में जाते थे, तो दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून, इसीलिए वो साउथ वेस्ट मानसून को चुनते थे। देखो मैं दोबारा समझाती हूँ। जैसे अगर उनको सब कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न कोस्ट में जाना होता था, कहाँ पर, ईस्ट अफ्रीका या फिर अरेबिया जाना होता था, तो दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून, तो वो ऐसे सेल को चूज करते थे जो कि साउथ वेस्ट मानसून से चले, क्योंकि जो मानसून विंड जो थी वो वहाँ पर अच्छे से चलती थी, इसकी वजह से जो था समुद्र को आसानी से पार किया जा सकता था। एंड स्टडी शिप्स हैड टू द बुल्ट फॉर दिस लॉन्ग जर्नी, और इसकी वजह से क्या था, वो लंबी लंबी जो यात्राएं थी आसानी से कर पाते थे और इजीली कर पाते थे। ओके। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, अब आता है कि नए नए राज्य अलोंग द कोस्ट, कोस्ट के पास जो थे नए नए राज्य। तो जैसे मान लीजिए समुद्र के पास जो किनारा सा होता है, तो वहाँ पर जो नए नए राज्य विकसित हुए थे, क्योंकि उसका फ़ायदा ये था कि वो वहाँ की जो ज़मीन थी वो फर्टाइल थी, अच्छे से वहाँ पर फसलें उगती थी, इसीलिए जो राज्य थे वो वहाँ पर डेवलप हो रहे थे। द साउथर्न हाफ ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विद हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज, ठीक है। तो साउथर्न हाफ जो था सब कॉन्टिनेंट का, साउथर्न हाफ, उसका जो आधा हिस्सा था, दक्षिणी हाफ जो हिस्सा था, वो लॉन्ग कोस्ट लाइन से के मार्क से चिन्हित था, एंड विद हिल्स, उसमें क्या था, पहाड़ियाँ, प्लेट्यूज और रिवर वैलीज थी, बहुत सारी रिवर की घाटी थी। एमोंगेस्ट द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल, इसमें क्या था, बहुत सारी रिवर वैलीज थी, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा थी वो कावेरी नदी थी, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। कावेरी नदी के पास का जो एरिया था, जहाँ पर कावेरी नदी बह रही थी, तो उसके आसपास का जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल, चीफ्स और किंग्स जो थे, जो वहाँ के मुख्य लोग थे, चीफ्स जो थे और जो राजा थे, हु कंट्रोल द रिवर वैलीज, जो कि रिवर वैलीज को कंट्रोल करते थे, एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल, इसकी वजह से वो, और जो वो कोस्ट पर रहते थे, क्योंकि उनका कब्जा था वहाँ पर रिवर वैली पर और कोस्ट पर उनका कब्जा था, तो वो जो थे मोस्ट पावरफुल हो गए थे, बहुत ज़्यादा अमीर और पावरफुल बन गए थे। संगम पोएम्स मेंशन टू द मवेंदर, संगम पोएम्स में जो है मवेंदर के नाम से इसको मेंशन किया गया है। दिस इज़ अ तमिल वर्ड मीनिंग थ्री चीफ्स, इसका मतलब है, मवेंदर का मतलब है, ये एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब है कि थ्री चीफ्स, यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ द थ्री रूलिंग फैमिली, जो कि किसको बिलोंग करते हैं, जैसे कि कोई शासक की फैमिली, राजा की फैमिली है, तो ये तीन, मतलब फैमिली के तीन हेड्स, ठीक है, जैसे बड़े बड़े ये फैमिली के तीन हेड्स हैं यानी कि, ठीक है, तो फैमिली के थ्री हेड्स को बिलोंग करती है मवेंदर, ये एक तमिल वर्ड है, ठीक है। तो द चोलास, चेरास एंड पांड्यास, तो इसमें से तो एक है चोलास, ठीक है, चेरास और ये पांड्यास, तो थ्री फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये एक ही फैमिली होगी, सेम जो रूलर्स होते हैं उनकी सेम फैमिली, तो इनके जो चीफ्स और हेड होते हैं, तो ये थ्री फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, चोलास, चेरास एंड पांड्यास, ठीक है। तो सी मैप 7 पेज नंबर 87 पर देखेंगे आप। हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स एगो, जो कि 2300 साल पहले साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, क्योंकि इन्होंने जो है वहाँ पर कोस्ट पर कब्जा कर रखा था, कावेरी नदी के आसपास की जगह पर कब्जा कर रखा था, ठीक है। तो वहाँ से व्यापारी आते थे और जाते थे, तो व्यापारी जो थे इनको टैक्स देकर जाते थे, क्योंकि उनको जाने आने के लिए रास्ता कहाँ से मिलता, क्योंकि ये जो राजा थे और जो चीफ थे वो उनसे टैक्स लेते थे, तो इसलिए ये लोग पावरफुल हो गए थे वहाँ पर रहते रहते। तो 2300 साल पहले साउथ इंडिया जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। ईच ऑफ द थ्री चीफ्स हैड टू सेंटर्स ऑफ द पावर, अब जो ये थ्री चीफ्स थे, ठीक है, ये जो थ्री चीफ्स हैं, तो इनके दो दो सेंटर होते थे सबके, ठीक है, इनके सबके दो दो सेंटर होते थे। तो क्या था, ऑन आइलैंड एंड वन ऑफ द कोस्ट, एक तो होता था इनलैंड पर और एक जो होता था इनका कोस्ट पर होता था, तो सबके दो दो सेंटर हो गए। ऑफ दीज 6 सिटीज़ 2 मोर वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से क्या था, इन सबके दो दो जब सबके हुए तो 6 हो गए, है ना,
तो ऑफ दिस 6 सिटीज़ 2 वर वेरी मोर इम्पोर्टेंट, जिसमें से कि 2 ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि पुहार और कावेरी पट्टिनम। ठीक है, इसमें से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कौन कौन से, पुहार और कावेरी पट्टिनम। द पोर्ट ऑफ द चोलास, ये चोलास का था, एंड मदुराई द कैपिटल ऑफ द पांड्यास। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, पुहार और कावेरी पट्टिनम ये ज़्यादा फेमस थे। तो द पोर्ट ऑफ द चोलास, ये चोलास के पोर्ट थे, पुहार और कावेरी पट्टिनम। और जो मदुराई था वो का था कैपिटल ऑफ पांड्यास, ये वो पांड्यास की राजधानी था। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, अब जो ये चीफ थे ये रेगुलर टैक्स जो है वसूल नहीं करते थे। इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल, इसकी बजाय वो क्या करते थे, इसकी बजाय वो लोगों से डिमांड करते थे गिफ्ट को लेने की, कि गिफ्ट लेना है उन्हें। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशन, वो इस पर क्या करते थे, इस नदी पर जब वो रहते थे, कोस्ट पर रहते थे, तो वो बिल्कुल मिलिट्री एक्सपेडिशन भी उन्होंने रख रखी थी, बिल्कुल मिलिट्री की तरह जो है रोल करते थे। एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज, और आसपास के पड़ोसी एरियाज जो थे उनसे जो थे वो ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे। मैंने बताया था पिछले पार्ट में कि एक ट्रिब्यूट होता है और एक होता है टैक्स। तो ट्रिब्यूट जो होता है वो अपनी इच्छा से आप कुछ भी दे सकते हो, है ना, और जो टैक्सेस होता है वो तो आपको भरना ही भरना है। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमोंगेस्ट द सपोर्टर्स, तो दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ, वो कुछ धन रखते थे और उसको जो है अपने सपोर्टर्स में बांट देते थे, इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोएट्स। तो किस किस को बांटते थे, सपोर्टर्स को बांटते थे, फैमिली के कुछ जो मेंबर्स होते थे उनको दे देते थे, सोल्जर्स को देते थे, और जो कवि होते थे पोएट्स, जैसे राजा वगैरह के यहाँ पहले कवि होते थे तो उनको मिलता था। मैनी पोएट्स हुज कंपोजिशन आर फाउंड इन द संगम कलेक्शंस कंपोज्ड पोएम्स इन प्रेज ऑफ चीफ्स हु ऑफन, बहुत सारे कवियों ने राजाओं के सम्मान में, राजाओं की प्रशंसा में जो है बहुत सारी पोएम्स की रचना भी की है, उनको कंपोज किया है, जिसका जो आपको संगम कलेक्शन, जो संगम बुक है, संगम कलेक्शन में आपको उनका अच्छा सा कंपोजिशन मिलेगा। तो वो राजाओं की प्रशंसा के लिए पोएम लिखते थे और उनको गाते थे। रिवॉर्डेड देम विथ प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड फाइन क्लॉथ, तो उनको उसके बदले में क्या मिलता था कवियों वगैरह को, तो उनको उसके बदले में प्रीशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर, हीरे पन्ने जो होते हैं ना, हीरे पन्ने, वो दिए जाते थे, गोल्ड, स्वर्ण, हॉर्सेस घोड़े, एलिफेंट्स हाथी, चैरियट्स रथ, और फाइन क्लोथ, और उनके बहुत अच्छे अच्छे क्लोथ्स भी उनको दिए जाते थे गिफ्ट में। अराउंड 200 ईयर्स लेटर, अब इसके 200 साल बाद क्या हुआ, अ डायनेस्टी नोन एज द सतावाहनास बिकेम पावरफुल इन द वेस्टर्न इंडिया, उसके 200 साल बाद क्या हुआ, वेस्टर्न इंडिया में सतावाहनास जो है एक डायनेस्टी थी, वो ज़्यादा पॉपुलर हुई। डायनेस्टी मतलब जिसमें एक ही फैमिली के, एक ही पीढ़ी के लोग लगातार शासन करते रहे, जैसे कि मैंने मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बताया था, ऐसे ही फिर बाद में सतावाहनास एक डायनेस्टी थी जो ज़्यादा पावरफुल हुई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द सतावाहनास वॉज गौतमीपुत्रा श्री सताकर्णी। ठीक है, ये इसका मेन वो है कि जो इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे, जो उनके जो सबसे ज़्यादा मुख्य शासक थे, महत्वपूर्ण शासक थे, वो कौन थे, सतावाहनास गौतमीपुत्र श्री सताकर्णी। सतावाहनास जो है ये तो एक डायनेस्टी है, एक ग्रुप है पूरा सतावाहनास, तो इनके जो शासक थे मेन वो थे गौतमीपुत्र श्री सताकर्णी। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर, हमने उनको एक इंस्क्रिप्शन के जरिए जाना जो कि कंपोज की थी उनकी मदर ने, उनका नाम था गौतमी बालाश्री। किसकी मदर थी ये, गौतमीपुत्रा श्री सताकर्णी की। ठीक है, ये गौतमीपुत्र थे श्री सताकर्णी, तो गौतमी बालाश्री जो थी इनकी माता का नाम था। इनको एक इंस्क्रिप्शन में उनके सबूत मिले हैं, तो उससे पहचाना जाता है कि सतावाहनास भी डायनेस्टीज के बाद 200 साल बाद सतावाहना डायनेस्टी आ चुकी थी। ही एंड अदर सतावाहनास रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथा, वो और जो सतावाहनास के और भी ज़्यादा जो शासक थे वो सब जो थे किस नाम से जाने जाते थे, लॉर्ड्स दक्षिणापथा। ठीक है, कि वो और जो सतावाहना के जो और शासक थे, रूलर्स थे, वो सब दक्षिणापथा के नाम से जाने जाते थे। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ, जो कि साउथ से जाने का रास्ता है, साउथ का एक रूट है, विच वॉज ऑल्सो यूज एज अ नेम फॉर द एंटायर साउथर्न रीजन, इसीलिए उनका नाम साउथ के हिसाब से पड़ा, साउथ को दक्षिण बोलते हैं तो इसीलिए उनका जो नाम था साउथर्न रीजन के हिसाब से दक्षिणापथा पड़ा। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, उन्होंने जो अपनी आर्मी ईस्ट में भेजी, वेस्टर्न एंड साउथर्न कोस्ट, उन्होंने जो अपनी आर्मी बाद में ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथर्न कोस्ट में भेज दी। ओके, अब आता है कि वाई डू यू थिंक ही वांटेड टू कंट्रोल द कोस्ट, तो आप क्या सोचते हो कि वो कोस्ट पर कंट्रोल क्यों करना चाहते थे, वो इसलिए कंट्रोल करना चाहते थे कि वहाँ से जो ट्रेडर्स थे वो गुजरते थे आसपास। ठीक है, तो जिससे कि जो वहाँ पर रहेगा तो ठेका देगा, पैसा होता है, कब्जा देगा, टैक्स देगा, ट्रिब्यूट देगा, तो इससे वो जो वहाँ के जो राजा थे जो कोस्ट के आसपास रहते थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे।
ओके, अब आता है सिल्क रूट एंड द कुशानास। सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। ठीक है, कुछ राजा जो थे वो इस लार्ज पोर्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स दैट वर ब्रॉट बाय ट्रेडर्स ट्रैवलिंग अलोंग द रूट। तो इसका मतलब ये था कि जो जहाँ से इसलिए कर रहे थे वो कब्जा इस पर, कोशिश इसलिए कर रहे थे इस पोर्शन को हड़पने की कि वहाँ से जो ट्रेडर्स गुजरते थे उससे वो टैक्स वसूल सकें, ट्रिब्यूट्स वसूल सकें और वो गिफ्ट्स वगैरह उनसे वसूल सकें जो कि उस रास्ते से होकर गुजरते हैं। इन रिटर्न, बदले में, दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास थ्रू देयर किंगडम्स फ्रॉम अटैक्स बाय द रॉबर्स। और बदले में वो क्या करते थे कि जो ट्रेडर्स वहाँ से गुजरते थे वो उनको डकैतों के अटैक्स से बचाते थे, जिससे कि उन पर डकैत हमला ना डकैत उन पर हमला ना कर सकें, इसीलिए वो उनको उसके हमले से बचाते थे। इसीलिए वो जो थी वहाँ की जो मिलिट्री थी, जो राजाओं की जो मिलिट्री थी, उस रास्ते से गुजरने वाले ट्रेडर्स का ध्यान रखती थी, जो ट्रेडर्स जो थे वो जो वहाँ से गुजरते थे। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुशानाज। और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स था जिसने कि कंट्रोल किया सिल्क रूट पर, वो थे कुशानाज, हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स अगो। जिन्होंने कि 2000 साल पहले तक सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर शासन किया। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर और पेशावर एंड मथुरा। उनके दो मेजर सेंटर्स थे उनकी पावर के, उनकी शक्ति के, जो उनके नाम थे पेशावर और मथुरा। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। और तक्षशिला भी उनके राज्य से इंक्लूडेड थी। ड्यूरिंग देयर रूल, उनके शासन के दौरान, अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस। उनके शासनकाल के दौरान, ठीक है, जो सिल्क रूट एक्सटेंड हुआ, सिल्क रूट और ज़्यादा बढ़ा, ठीक है, सेंट्रल एशिया में, टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस, जो कि इंडस नदी के किनारे से होकर जाने लगा। फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिफ्ट वेस्टवर्ड्स टू द रोमन एम्पायर। जहाँ से सिल्क जो था वो शिफ्ट होकर वेस्टवर्ड से रोमन एम्पायर जाता था, क्योंकि उसका वो था, वहाँ से वो जो था उसका वो करते थे इम्पोर्ट, सॉरी, ठीक है, जहाँ से सिल्क जो था वो वेस्टवर्ड से लेकर रोमन एम्पायर में जाता था। तो इस तरीके से सिल्क उत्पादन जो था यह हमारे यहाँ फल फूल रहा था। ठीक है, तो ये सिल्क रूट के बारे में चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है चैप्टर आपका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा। अगर आप अपनी फैमिली में किसी को पढ़ाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं तो मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।